हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम ओजय शंकर फ्रॉम एच और आज फिर से मैंने कुछ आर्टिकल्स को फाइंड आउट किया है द हिंदू न्यूज़पेपर में से, जिसकी हम लोग एनालिसिस करेंगे। देखेंगे कि उन आर्टिकल्स में क्या क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, कैसे हम लोग यूपीएससी जर्नी में उन आर्टिकल्स की मदद से अपना सप्लीमेंटेशन ले सकते हैं, कैसे उनसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैप्स भी हैं जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन यूपीएससी आजकल बहुत ज्यादा पूछने लगी है। ठीक है, तो मैप्स को देखना जरूरी है। इन मैप्स के अराउंड क्वेश्चंस पहले भी आ चुके हैं और आगे भी आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ओके, तो इन सारे इन एंड आउट को हम लोग अभी कवर करेंगे। उसी के साथ अपना पहला आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। और आज का फर्स्ट आर्टिकल है द इंडियन सी फेयर डिजर्व्स बेटर इन चॉपी हाइश। इसमें देखिए क्या क्या वर्ड है। सी फेयरर, इंडियन तो समझ गए, भारतीय। सी फेयरर, सी फेयरर क्या होता है? सी फेयरर वो जो हमारे, मतलब अगर आपको सिंपल भाषा में बताऊं तो मर्चेंट नेवी का आपने नाम सुना। मर्चेंट, जो नाव पे, बड़े बड़े शिप्स पे इंडियंस काम करते हैं, अलग अलग पोजीशंस पे काम करते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह सामान ले आने में, ट्रांसपोर्टेशन में, ट्रेड में मदद करते हैं। उन लोगों को सी फेयरर्स कहा गया है। इन सिंपल लैंग्वेज, इन सिंपल वर्ड्स आप ये समझो। ठीक है, वो किसी भी पोजीशन पे हो सकते हैं, उन सबको सी फेयरर्स की कैटेगरी में हम लोग इंक्लूड करते हैं। उन लोगों को बेटर चौपी हाई सी, बेटर डिजर्व करते हैं, मतलब उनको और बढ़िया सुविधाएं और बढ़िया प्रोटेक्शन चाहिए वैसे सी में, वैसे हाई सी में जहाँ पे आज की डेट में कंडीशन जो है वो क्रिटिकल हो चुकी है। अब हाई सी क्या होता है? हाई सी क्या होता है? अब जैसे कोई भी कंट्री है, फॉर एग्जांपल इंडिया है। इंडिया का एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होगा क्या, यूएन क्लॉज के हिसाब से। उसके आगे जो है, उससे काफी दूर जाने के बाद जो इलाका सी का पड़ता है, जहाँ पे किसी देश का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई कंट्री का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वैसे सी को हाई सी कहते हैं। ठीक है, वहां पे इंडियंस को एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, एक बढ़िया प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। किससे प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए? पायरेसी से प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। किससे प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए? जो पायरेट्स हैं उनसे प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। उनके साथ इनह्यूमन व्यवहार नहीं होना चाहिए, उनके राइट्स का हनन नहीं होना चाहिए। जो वहां पे वो लोग काम करते हैं, जिन कंपनीज पे, वहां पे उनके लेबर लॉज का फॉलो होना चाहिए। ओके, तो हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या है इस आर्टिकल में लिखा हुआ। और जो मैप्स है हम लोग साथ साथ उसको भी डिस्कस करते हुए चलेंगे, बिकॉज मैपिंग पे क्वेश्चंस आने की संभावना बहुत ज्यादा है और इस आर्टिकल में मैपिंग पे बहुत सारी बातें हुई हैं। ओके, सो इस आर्टिकल में लिखा है कि कॉमर्शियल शिप्स पे जो अटैक्स बढ़े हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि उनको कैप्चर करना, उनको लूटना, उसके पीछे की एक बहुत सोची समझी जियोपॉलिटिकल साजिश है। उस चीज के चलते इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है कि 111 सेशन हो रहा था इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का, उसके लीगल कमेटी को एप्लीकेशन दी है। क्या एप्लीकेशन दी है कि रेड सी में और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बहुत ज्यादा अटैक्स हो रहे हैं और कॉमर्शियल शिप्स पे अ, परेशान किया जा रहा है लोगों को। वहां पे रैंसम वसूली और ये सारी चीजें हो रही हैं इन इलाकों में। तो अब सबसे पहले हम लोग रेड सी और स्टेट ऑफ हॉर्मुज देख लेते हैं कहाँ पे है और ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। ये देखिए इस मैप में, ये जो इलाका है ये रेड सी का इलाका है। और ये जो पतला सा आपको वाटर बॉडी यहाँ से ये दिख रहा है इन दोनों लैंड के बीच, ये है स्टेट ऑफ हॉर्मुज। ओके, अब सबसे पहले स्टेट ऑफ हॉर्मुज को देखो। ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो पर्शियन गल्फ को अरेबियन सी से कनेक्ट करता है। ये बात ध्यान पे रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में दे देता है ऐसे कि हाउ मेनी ऑफ द एबव पेयर आर करेक्ट, ऐसे करके आपको दे देगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और ये कनेक्ट्स में दे देगा आपको पर्शियन गल्फ फ्रॉम रेड सी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि नहीं, ये अरेबियन सी से कनेक्ट करता है, पर्शियन गल्फ और अरेबियन सी। कनेक्ट कौन कर रहा है?
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का है। पहला तरीका तो क्वेश्चन पूछने का ये है। दूसरा तरीका क्वेश्चन पूछने का है कि ये पर्शियन गल्फ के आसपास की कंट्रीज कौन कौन सी है, क्योंकि ये कंट्रीज हमेशा न्यूज में रहती हैं और बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीज। ईरान, जिसके साथ इंडिया अपना रिलेशन बहुत अच्छा रखे हुए डेवलप करना चाह रहा है। यहाँ पे चाबहार पोर्ट भी हमारा बन रहा है इंडियन मदद से। ओके। यूएई, जहाँ पे अभी मंदिर का एक उद्घाटन हुआ है, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर वहां पे गए थे। कतर, इंडिया का एक बड़ा ट्रेड पार्टनर है। बहरीन, कुवैत, और ये छोटा सा हिस्सा यहाँ पे देखिए ध्यान से, मैं आपको जूम इन करके दिखाता हूँ। ये जूम इन का, ये देखिए ये छोटा सा इलाका जो है ईरान का, इराक का। ईरान का तो ये बहुत बड़ा एरिया लगता है। इराक का ये छोटा सा इलाका, ये सारे एरिया जो है, ये सारी कंट्रीज जो है, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अपना ये पर्शियन गल्फ से अपना बॉर्डर शेयर करती है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किन के बीच में है? यूएई और ईरान के बीच में। ओके। ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यहाँ पे पायरेसी की घटनाएं और रैंसमवेयर की घटनाएं या फिर ब्लॉकेज की घटनाएं बहुत ज्यादा हो रही। दूसरा इलाका है ये रेड सी। अब ये रेड सी किस किस के बीच में पड़ता है? यहाँ पे सऊदी अरेबिया हो गया, इजिप्ट, जॉर्डन। क्या जॉर्डन बॉर्डर शेयर करता है रेड सी से? ये आप लोग मुझे कमेंट में बताइए। मैप आपके सामने है, आपको बस देखना है और कमेंट में बताना है कि क्या जॉर्डन है या नहीं है। यमन हो गया, इरिट्रिया हो गया। और यहाँ पे जो एक स्ट्रेट का फॉर्मेशन होता है, ये वाला स्ट्रेट जो रेड सी को गल्फ ऑफ एडन से मिलाता है, उसका नाम है बबल बाब अल मनबे मंदेब स्ट्रेट। आई थिंक आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्ट और रॉन्ग, आप लोग समझ लीजिएगा इसको। सॉरी फॉर मिस प्रोनाउंसिएशन, बट इसका नाम है बबल मंदेब स्ट्रेट। ओके। ये स्ट्रेट जो है ये किसको किसको कनेक्ट कर रहा है? रेड सी को गल्फ ऑफ एडन से कनेक्ट कर रहा है। और हॉर्मोन्स किसको किसको कर रहा था? पर्शियन गल्फ को किससे कनेक्ट कर रहा था वो? हमारे अरेबियन सी से। ओके। ये हम लोग मैप समझ गए। अब क्वेश्चन अगर आपको आ जाता है कि रेड सी जो है वो ओमान के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है, आप सीधे कहेंगे नहीं, यमन के साथ है। और क्या पर्शियन गल्फ यमन के साथ कर रहा है? नहीं कर रहा है। क्या पर्शियन गल्फ ओमान के साथ कर रहा है? नहीं कर रहा है। समझ रहे हो? इसलिए मैपिंग याद रखनी जरूरी है, क्वेश्चन इसके अराउंड आ जाते हैं। इंडिया ने ये नोटिस दिया है कि यहाँ पे जो चीजें हो रही हैं इनमें जो इंडिया के सी फेरर्स है उनको सिक्योरिटी, उनके कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स, उनका जो सिक्योरिटी चैलेंज है, इन सब पे प्रोटेक्शन देने की जरूरत है। और ये प्रोटेक्शन कैसे मिलेगा? एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच, जिसमें सारे देश जो है वो एक इंटरनेशनल लेवल पे एक कोलैबोरेशन बने, जिसकी मदद से ये सारा काम किया जा सके। ये चीज इंडिया का कहना है। क्या है कि ब्रॉडर इंटरनेशनल कॉपरेशन for against maritime threat including piracy, armed robbery, extremist attacks, regional conflicts, and emerging risks such as drone attacks and use of maritime weapons। अब होता क्या है, ये कोई बड़ा वेसल है, ये बड़ी शिप है, वो अपना सामान लेके जा रही है। अब ये जो शिप्स होती हैं वो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, मतलब आधा आधे 500-500 मीटर की हो जाएंगी, आधे आधे किलोमीटर की शिप्स। अब ये मान लीजिए ये एक वाटर बॉडी है, इसमें ये शिप जा रही है। अब यहाँ से पायरेट्स घुसते हैं छोटे छोटे शिप, एक शिप पे 4-5 लोग करके, और उनके पास आर्म्स होते हैं। इवन आजकल तो ड्रोन्स भी होते हैं, और उसकी मदद से ये शिप्स को कैप्चर कर लेते हैं। अब उसके बाद रैंसम मांगना, परेशान करना, मारपीट की घटनाएं, ये सारी चीजें हो रही हैं। तो ये आजकल बढ़ रही। क्यों हो रहा है? कि कोस्ट ऑफ सोमालिया के आसपास सोमालियन पायरेट्स फिर से एक्टिव हो गए हैं। वो मूवी आपने देखी होगी है, पायरेट्स ऑफ कैरेबियन। वो करेबियन आइलैंड का है। करेबिया कहाँ पे है? साउथ अमेरिका वाला। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के बीच का जो एरिया है, वहां पे है करेबिया, पायरेट्स ऑफ करेबिया, जैक स्पैरो, कप्तान जैक स्पैरो। और ये जो है ये सोमालियन पायरेट्स कहाँ पे? कोस्ट ऑफ सोमालिया के पास। सोमालिया कहाँ? सोमालिया का मैप देखते हैं।
सोमालिया जो है वो अफ्रीका की ईस्ट साइड पे है। ये जो कंट्री आपको नजर आ रही है ये वाली, ये है सोमालिया। और इसी यहाँ पे ये एक फेल्ड स्टेट, एक तरीके से ये एक फेल्ड स्टेट है। मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट स्टेबलाइज नहीं है, यहाँ के लोगों के पास बेसिक सुविधाएं नहीं है। ठीक है। और जब सुविधा नहीं है तो वो लोग क्या करेंगे? क्राइम पे तरफ ज्यादा बढ़ेंगे। तो ये जो इलाका है, इसका ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसा है, ये लोकेशन मेरे टाइम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप देख रहे हैं ये लोकेशन कहाँ पे पड़ रही है? बिल्कुल हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पास। यहाँ से वेसल्स, यहाँ से शिप्स बहुत ज्यादा होके जाती हैं। ये मैरीटाइम ट्रेड रूट पे बहुत एक हॉटस्पॉट लोकेशन। तो इन लोगों ने क्या किया कि पायरेसी स्टार्ट कर दी, पायरेट्स बन गए, लूटना स्टार्ट कर दिया शिप्स को, वहां से फिर रैंसम लेके ये कमाई करते हैं। और इन लोगों को अलग अलग देशों का सपोर्ट भी मिल जाता है जानबूझ के। सो वी विल हैव टू लुक अप इनटू द थिंग्स। ऐसा इंडिया का कहना है कि भाई आप सोमालियन पायरेसी पे भी रोक लगाइए, क्योंकि वो चीज वापस से स्टार्ट हो चुकी है। दिसंबर 2023 और जनवरी 2024 में सोमालियन पायरेट्स ने बहुत सारे टारगेट्स किए, जैसे एमवी फ्यूएल, एमवी लीला नॉर्थ फ्लॉक, इन सबको किया। इसके चलते इंडियन जो सी फेयरर्स हैं वो भी बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। अब कहेंगे कि इंडिया पे इतना फोकस क्यों है? क्योंकि ये जो मर्चेंट नेवी वाला काम है, सी फेयरर्स वाला काम है, इसमें ऑलमोस्ट 9.35% इंडियंस है। मतलब अप्रोक्सीमेटली 10% इंडियंस, 10% इंडियंस, जो कि वर्ल्ड में थर्ड रैंक। और हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन अगर एक जगह पे काम कर रही है तो उनकी सिक्योरिटी भी तो रखनी होगी ना गवर्नमेंट का, वो भी तो काम है हमारी, उसका आवाज उठाना, उनके हकों की बात करना। तो यही चीज यहाँ पे गवर्नमेंट कर रही है। इंडिया ने किस बात, क्या बोला है कि यहाँ पे विजिलेंस होना चाहिए, प्रोएक्टिव मेजर्स लिए जाने चाहिए, इंटरनेशनल कोऑपरेशन होना चाहिए, तभी जाके चीजें लाइन पे आ पाएंगी। अनलॉफुल रिक्रूटमेंट जो है सी फेयरर्स का, वो रोका जाना चाहिए। जो भी रिक्रूटमेंट हो वो लॉफुल तरीके से हो, उनका प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट बने और वो फॉलो हो, उनके लेबर लॉ को फॉलो किया जाना चाहिए। और इसके लिए इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। मेरीटाइम लेबर कन्वेंशन 2006 फॉलो होना चाहिए। ओके। ये मेरीटाइम लेबर कन्वेंशन के हिसाब, जैसे हमारा लैंड पे लेबर का कन्वेंशन है, वैसे जो है मेरीटाइम में भी होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि इंडिया 9.3% है और थर्ड रैंक लाते हैं, मैंने पहले ही आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। और एमसीएस एरिस पे जो अभी रिसेंट अटैक हुआ था उसमें भी बहुत सारे इंडियंस परेशान हुए। फिर एमटी हीरोनिक आइडल जो नाइजीरिया में जिस पे अटैक हुआ था, इंसिडेंस हुआ था जो, वहां पे भी इंडियंस बहुत ज्यादा परेशान हुए। और इस वल्नरेबिलिटी जो है ये इतनी ज्यादा है कि जो सी फेयरर्स हैं वो बहुत सारे सी रूट्स पे जाना नहीं चाहते हैं। और इनका, इन क्यों? क्योंकि इनके पास लीगल रिप्रेजेंटेशन की भी बहुत बड़ी कमी है, और इनको अपने राइट्स का भी पता नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता है कि इंटरनेशनल वाटर्स में उनके अधिकार क्या है, वो क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इसलिए जो मैरिटाइम यूनियन है इंडिया का, जैसे सारे यूनियन बताए ना, किसान यूनियन है, कामगार यूनियन है, वैसे ही एक मैरिटाइम यूनियन ऑफ इंडिया है, एक ये भी प्रेशर पे। इसका कहना है कि 40% इंक्रीज हो गया है किडनैपिंग और असॉल्ट्स। कहाँ पे? गल्फ ऑफ गिनी वाले इलाके। अब ये गल्फ ऑफ गिनी वाला इलाका कहाँ पे है? गिनी देश कहाँ पे है? गिनी देश अफ्रीका में है। वैसे तो गिनी देश के, गिनी नाम के बहुत सारे देश, एक पपुआ न्यू गिनी है जो हमारा पैसिफिक ओशियन यहाँ पे पड़ता है, साउथ, अरे यहाँ क्या, इंडोनेशिया के पास में, पपुआ न्यू गिनी वाला। फिर यहाँ पे देखिए, एक गिनी है, एक गिनी बिसाऊ है, इक्वेटोरियल गिनी है, ये गिनी बिसाऊ है, ये इक्वेटोरियल गिनी है। ये वाला जो पूरा एरिया है ना अफ्रीका का, ये देखिए, ये जो पूरा एरिया है अफ्रीका का, ये, इसको गल्फ ऑफ गिनी कहते हैं। ठीक है। अभी ये देखिए, यहाँ पे इक्वेटोरियल गिनी हो गया, यहाँ पे गिनी बिसाऊ हो गया, यहाँ पे गिनी हो गया। ये पूरा एरिया
गल्फ ऑफ गिनी है। यहाँ पे ये वेस्टर्न अफ्रीका का हिस्सा है, वेस्ट अफ्रीका। और यहाँ पे 40% तक इंक्रीज हो गया है किडनैपिंग एंड रैंसम। अब इसको कैसे रोका जा सकता? विदाउट इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन पॉसिबल तो है नहीं। यही चीज इंडिया का कहना है कि इसको रोकना होगा। और इंडियन गवर्नमेंट ने, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और इंडियन गवर्नमेंट दोनों ने मिलकर ह्यूमन राइट एट सी इनिशिएटिव स्टार्ट किया कि सी में भी ह्यूमन राइट्स का पालन होना चाहिए। सी फेयरर्स को भी प्रॉपर राइट्स मिलने चाहिए। उनको फॉरेन जेल में बंद करके, फॉरेन वाटर्स में कैप्चर करके, उनका इलीगल डिटेंशन करके आप उनके ह्यूमन राइट्स का हनन कर रहे हो, जो कि गलत है। ये नहीं होना चाहिए। और बहुत सारे जो सी फेयरर्स है वो वैसी कंपनीज में चले जाते हैं जो फेक रजिस्ट्रेशन पे काम कर रही हैं, या फिर जिनका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। वो कंपनी इनके राइट्स को कभी भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकती है। तो ये चीज भी ध्यान रखनी होगी कि कोई कंपनी फेक रजिस्ट्रेशन पे काम ना कर पाए। ओके। क्योंकि लगभग 2.5 लाख इंडियंस यहाँ पे काम कर रहे हैं और 10% से ऊपर ये सीरियस वायरेसी के अटैक्स बढ़ रहे हैं। तो हमें इसका एक कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन चाहिए जो कि सी एंड लैंड दोनों के बेसिस पे काम करता है। मतलब सी पे जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है शिप कंपनीज का, वो भी ध्यान पे रखा जाए। कॉन्ट्रैक्ट फॉलो हो रहा है कि नहीं, वो भी ध्यान पे रखा जाए। और पायरेसी ना हो, पायरेट्स अटैक ना करे, रैंसम ना करे, अरेस्ट ना हो उनका, इलीगल डिटेंशन ना हो उनका, ये भी देखा जाए। ठीक है। क्योंकि इंडिया जो है वो ऑलमोस्ट 10% अभी हमारे सी फेयरर्स है पूरे वर्ल्ड में। और इंडिया का टारगेट है इसको 20% तक इंक्रीज करना अगले 10 से 20 सालों में। इसलिए ये प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। और एक नया रेल ओपन भी हो गया है आफ्टर रशिया यूक्रेन क्राइसिस। और अभी तो यहाँ पे इसराइल वाला इशू भी स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी अच्छी है, पैसे अच्छे हैं, इसलिए बहुत लोग ज्वाइन करना चाहते हैं। बट सबसे इम्पोर्टेंट है प्रोटेक्शन, ये होना चाहिए। तो हमने, सबसे जरूरी क्या है इस आर्टिकल में हमें, कि मैपिंग देखनी है। पर्शियन गल्फ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, अरेबियन सी, रेड सी, रेड सी के पास ये गल्फ ऑफ एडन, और ये बबल मनब स्ट्रेट, फिर मैरीटाइम एरिया जो है सोमालिया वाला, और गिनी वाला, गल्फ ऑफ गिनी। इन सारे मैप्स को आपको ध्यान पे रखना है। ओके। सेकंड आर्टिकल, नो फॉरेस्ट और एनिमल विल बी लेफ्ट इफ ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यूज। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, ये क्या, किसने बोला है ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। हमारे लिए आर्टिकल इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट क्या है? अगर आपको मैं एक बात कहूँ तो आपको लगेगा कि ये, मतलब, अजीब सी बात है, बट ये ऐसा वॉर है ना, वॉर, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट एक ऐसा वॉर है, एक ऐसा युद्ध है जो आज तक खत्म ही नहीं हुआ, कॉन्टिन्यूड है, चलते आ रहे हैं। और आज से नहीं, इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी पहले जब भी सिविलाइजेशन की स्टार्ट हुई होगी, तब से आज तक ये वॉर चलते आ रहा है। पहले कम था, पहले दोनों के बीच में, पहले हम लोग ह्यूमंस जो थे वो फूड गैदरर्स थे, वो जानवरों को मार के खाया करते थे, हंटिंग किया करते थे, हंटर गैदर। बाद में जब सेटलमेंट हुई, जंगलों को काट के सेटलमेंट्स बने, तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुई ज्यादा। और वो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते बढ़ते आज इस दिशा में बढ़ चुकी है कि कभी एनिमल्स हमारे एरिया को इंक्रोच करते हैं, कभी हम एनिमल्स के एरिया को इंक्रोच करते हैं। अब कहीं पे आपने नेशनल पार्क बना दिया, उस नेशनल पार्क के बीच से रोड जा रही है, किसी एरिया के बीच से, किसी फॉरेस्ट एरिया के बीच से अगर सड़क गुजर रही है, या फिर आप वहाँ पे कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जब बनाते हो, वहां पे कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। क्योंकि वो एनिमल्स का भी एक पैसेज, फॉर एग्जाम्पल एलिफेंट कॉरिडोर हो, या वहां से टाइगर कॉरिडोर हो, जो टाइगर्स के आने जाने का रास्ता हो, तो इशू हो जाता है चीज के चलते। उसके चलते कई बार जानवर मर जाते हैं, ट्रक से एक्सीडेंट हो गया, ट्रेन से एक्सीडेंट हो गया, तो मैंने उसमें देखा है कई बार। कई बार ह्यूमंस भी जो है वो एनिमल का शिकार होते हैं। तो दोनों चीजें हो रही हैं और दोनों चीजें गलत है।
हमें उनके इलाके में उतना ही इंप्रूव करना चाहिए जितना इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने पृथ्वी को, ह्यूमंस ने अर्थ को अपना हम्म, बिल्कुल अपना ही जागीर माना। ये अर्थ पे सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस का राज है। ऐसा नहीं है। यहाँ पे एनिमल्स की भी राइट्स उतनी ही हैं जितनी हमारी है। अब यहाँ पे लोग कहते हैं एनिमल को राइट्स दी जानी चाहिए। आप कौन होते हो राइट्स? हु आर यू टू गिव राइट्स टू द एनिमल? आपको किसने राइट्स दे? एनिमल्स भी बराबर के हकदार है, बट हम लोग अपने आप को ज्यादा तेज समझते हैं, तेज मानते हैं, इसलिए हमने एनिमल्स के राइट खत्म कर दिए। और आज उनको एक एनिमल राइट्स के नाम पे कहते हैं कि नहीं, एनिमल्स को भी एक अधिकार होना चाहिए। और इसी के चलते ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते जा रही है, क्योंकि हम लोग हर जगह इंक्लूड कर। और ये कॉन्फ्लिक्ट जितना ज्यादा बढ़ेगी उतना ज्यादा नुकसानदायक हमारे इकोसिस्टम के लिए होगा, इन्वायरमेंट के लिए होगा। ठीक? यही बात हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कही है। और ये क्यों कही है? क्योंकि असम का जो पवितरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उससे रिलेटेड एक केस चल रहा था कि जो गवर्नमेंट है वो बहुत सारे स्मॉल स्मॉल एरियाज को डिलीट कर रही है सेंचुरी में से, और एक लार्ज एरिया प्रोवाइड करना चाह रही है वहां पे जो भी सेटलर्स हैं, जो विलेजर्स हैं, जो ट्राइबल पीपल है उनके लिए। और इसी के खिलाफ एक केस सुप्रीम कोर्ट में गया था। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है पवितरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये देखिए, ये हमारे इंडिया के नॉर्थ ईस्ट एरिया में, ये असम स्टेट, इस असम में काजीरंगा के साउथ में यहाँ पे पवितरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके। और पवितरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से कौन सी रिवर बहती? ब्रह्मपुत्र। याद रखने वाली चीज है, क्वेश्चंस आ जाते हैं। ओके। पवितरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से कौन सी रिवर बहती है? ब्रह्मपुत्र। और पवितरा किस स्टेट में है? असम में है। असम स्टेट में है, और ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ से बहती है। ये चीज आपको याद रखनी है। और उसके बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है कि यहाँ पे ये सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ इंडियन राइन, सेकंड लार्जेस्ट आफ्टर काजीरंगा पवितरा में है। गोल्डन जैकल, वाइल्ड बोर, वाटर बफेलो, पार्किंग डियर, इंडियन लेपर्ड और रिहस मंकी, ये सारे जानवर यहाँ पे प्राइमरली मिलते हैं। इन सब की पॉपुलेशन वहाँ पे अच्छी है। ओके। तो हमें ये चीज याद रखनी होगी, क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या कौन सा नेशनल पार्क किस राज्य में है, किस स्टेट में है, वहाँ पे कौन से जानवर पाए जाते हैं, फ्लोरा स्पीसीज, फौना स्पीसीज। कभी कभी पूछता है एग्जाम। और पवितरा हो गया, काजीरंगा हो गया, नामदाफा हो गया, ये सब तो काफी इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ ईस्ट के नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये आपके दिमाग में होने ही चाहिए। ओके। यही था इस आर्टिकल के बारे में। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आर्टिकल, विच इज लास्ट आर्टिकल फॉर द डे, ऑन नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो है वो हमारा 2019 में लॉन्च हुआ था। 2019 इट वाज लॉन्च इन ईयर 2019 टू कर्ब पार्टिकुलेट मैटर्स पॉल्यूशन, पीएम। पार्टिकुलेट मैटर्स क्या है? दो तरीके के होते हैं, PM 2.5, PM 10। ये पार्टिकुलेट मैटर का साइज, ये कितने 2.5 नैनोमीटर के हैं, 10 के हैं, ये हवा में घुल के हमारे अंदर चले जाते हैं थ्रू आवर नोज, थ्रू आवर माउथ, या हमारी आंखों में इरिटेशन करते हैं। इनके लेवल को भी हैड टू रिड्यूस द लेवल ऑफ पीएम इमिशंस फ्रॉम 20 to 30% टिल 2024। और कौन से लेवल से? 2017 के लेवल से। इस टारगेट को बढ़ा के 40% कर दिया गया 2026। 2017 के लेवल से 40% कम कर देंगे हम लोग पार्टिकुलेट मैटर को। कब तक? 2026 तक। ओके। अब क्या है ये नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम? जो बहुत सारी सिटीज हैं, बहुत सारे शहर हैं जो पीएम लेवल को, पार्टिकुलेट मैटर्स के लेवल को वायलेट कर रहे हैं, और जो क्लीन एयर एक्शन प्लान है उसको भी सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। और ये क्लीन एयर प्रोग्राम किस मिनिस्ट्री के अंडर में होगा? ऑब्वियसली
मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, MOPF, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। एक्स्ट्रा सी डाल दिया। हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसी मिनिस्ट्री के अंडर में ये इम्प्लीमेंट हो रहा है। और लगभग 10,500 करोड़ रुपए, 10,422 करोड़ रुपीज जो है स्पेंड हो रहे हैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर। बट मिनिस्ट्री का ऐसा कहना है कि ओनली 60% ऑफ द रुपीज आर बीइंग स्पेंड टिल डेट। सिर्फ 60% ही रुपए खर्च हुए हैं, 40% रुपए खर्च नहीं हुए हैं। मतलब अगर हम लोग यहाँ से एक एनालॉजी निकालें कि ऑलमोस्ट 60% ही काम हुआ होगा, क्योंकि रुपए पूरे खर्च ही नहीं हुए। गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ने अगर मॉनेटरी एलोकेशन किया है तो वो कुछ सोच के किया होगा ना कि इतने पैसे में इतना काम होगा। तो अगर आपने 60% खर्च किया, दैट मीन्स आप 60% से भी आपने कम काम किया होगा। बहुत सारे डेवलप्ड सिटीज जैसे विशाखापट्टनम, बेंगलुरु, इन्होंने 0% से 1% तक खर्च किया है। विशाखापट्टनम 0, बेंगलुरु 1। इसी से आप लोग सोच सकते हैं कि इन लोगों ने एयर पॉल्यूशन पे कितना काम करने का डेडिकेशन है और इन लोगों ने कितना काम किया है। ये आप यहीं से सोच सकते हैं। और जब ये खर्च नहीं करेंगे, जब ये काम नहीं करेंगे, तो जो साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है या अलग अलग नए प्रोक्यूरमेंट्स है, जैसे मैकेनिकल स्वीपर, इलेक्ट्रिक बसेस, इन सबको कैसे आप ले, कैसे प्रोक्यूरमेंट हो। जब प्रोक्यूरमेंट नहीं करोगे तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कैसे होगी। एयर क्वालिटी इंडेक्स को हम लोग कैसे इन्हांस कर पाएंगे, लोगों को अच्छी हवा कैसे मिल पाएगी सांस में। तो वही दिन हो जाएगा ना कि हर कोई फिर अपने घर में एक एयर फिल्टर भी लगा के रखे, बहुत लोग तो लगाने भी लगे। तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि इशू क्या है, ये क्यों हो रहा है। इसलिए हो रहा है क्योंकि कोई वेल डिफाइंड टाइमलाइन नहीं, एब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड टाइमलाइन इतने दिनों में आपको कर ही लेना। ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म था, और डाउट्स थे बहुत सारे। डाउट्स क्या थे कि जो आउटडोर स्मॉग टावर है वो उतना इफिशिएंट नहीं है, उतने बढ़िया से काम नहीं कर रहा है जितना एक्सपेक्टेशन था। ये एक डाउट था। बट जब आपको ये बात पता चल गई कि ये नहीं कर रहा है, रिसर्च ने जब प्रूफ कर दिया, तो आपको उस पर काम करना चाहिए था, बट स्टिल नहीं किया। और सिस्टेमिक अप्रोच होना चाहिए। कैसा सिस्टेमिक अप्रोच? इनिशियल इन्वेंटरी एक बनाई जानी चाहिए, EI, एयर क्वालिटी मॉडलिंग, AQ मॉडलिंग, और सोर्स अप्रोटेनमेंट। ओके, ये तीन चीजें ऐसे, ये तीन चीजों पे फोकस होना चाहिए। अब ये तीन चीजें हैं क्या? EI, इमिशन इन्वेंटरी क्या है कि वो लोकल पॉल्यूशन और उसके कंट्रीब्यूशन पे फोकस करती है, कि लोकली किसी शहर में कैसा पॉल्यूशन हो रहा है और उसका इफेक्ट क्या है। इसके चलते आप पॉल्यूशन कंट्रोल के टारगेट्स बना सकते हैं। बट इसके साथ इश्यू क्या था कि ट्रांस बॉर्डरी पॉल्यूशन के बारे में नहीं बता पाती। जैसे अगर दिल्ली में EI है, दिल्ली का जो EI होगा, वो दिल्ली में पॉल्यूशन कहाँ कहाँ से हो रहा है, कि बदरपुर के एनटीपीसी के चलते हो रहा है या कंस्ट्रक्शन के चलते हो रहा है, इन सारी चीजों को बता सकती है। तो ट्रांस बॉर्डरी पॉल्यूशन सोर्स मतलब कि कहीं और अगर पराली जलाई जा रही है, कहीं पे स्टबल बर्निंग हो रही, तो कहाँ से कितना आ रहा है PM दिल्ली में, ये चीज वो नहीं बता सकता। और जब ट्रांस बाउंड्री आप नहीं बता सकते हो तो आपका प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाता है। दूसरा ऐसे, ऐसे क्या है कि वेरियस पॉल्यूशन सोर्सेज का स्टडी करता है, लेकिन वो जो दूर, मतलब ये दिल्ली के लोकल के बारे में नहीं बता पाएगा। ये बताएगा कि भाई हरियाणा से क्या आ रहा है, पंजाब से क्या आ रहा है, यूपी से क्या आ रहा है, वहां से एयर क्वालिटी कैसी आ रही है। बट आपके दिल्ली दिल्ली के भीतर क्या हो रहा है, ये बात ये ऐसे नहीं बता सकते। ओरिजिन ऑफ पॉल्यूशन के बारे में ये बात नहीं कर सकते। पर इन दोनों के गैप को फिल कौन कर सकता है? वो है AQ मॉडलिंग। AQ मॉडलिंग जो है वो इन दोनों के गैप को फिल कर, ये पॉल्यूशन डिस्पर्सन, डिस्टेंस सोर्स, सारी चीजों के बारे में ये बताती है। तो प्रॉपर AQ मॉडलिंग होना चाहिए, एयर क्वालिटी मॉडलिंग प्रॉपर वे में होनी चाहिए। ओके। अब अभी तक इनका इस्तेमाल कैसा हुआ है कि ओनली 37% ऑफ द सिटीज हैव कंप्लीटेड EI एंड SA स्टोरीज। AQ मॉडलिंग तो छोड़ दो, उससे नीचे के लेवल की चीजें जो है, मतलब उनसे लेस डेवलप्ड चीजें जो है,
जैसे EI एंड एसेंट स्टडीज, ये दोनों चीजों मात्र 37% सिटीज ने ही किया है। सिर्फ 37% सिटीज ने ही इसकी स्टडी की है। बताइए कैसे साफ हवा मिलेगी लोगों को जब आप इसके प्रति अच्छे से काम ही नहीं कर रहे हो। ओके। एंड दिस हार्मफुल सिचुएशन कैन बी क्रिएटेड थ्रू हाई इमिटिंग इंडस्ट्रीज। बहुत सारी इंडस्ट्रीज के चलते हो रहा है। सिटीज के बाहर जो अर्बन विंड्स हैं वो भी बहुत हवा उड़ा के ला रही, जैसे अब ये शहर है, और शहर के बाहर जो भी रूरल एरियाज, यहाँ पे स्टबल बर्निंग होती है या यहाँ पे कोई भी वैसी फैक्ट्री है जिसके चलते पॉल्यूशन हो रहा है, तो वो जो हवा है वो तो शहर में भी आएगी ना, तो उसके चलते अर्बन एयर क्वालिटी खराब हो रही है। और हमारा फोकस जो है वो PM इमिशन पे है। सेकेंडरी प्रिकर्सर्स को हम लोग भूल जा रहे हैं, जो बाकी चीजें हैं PM के अलावा उन पे हमारा फोकस उतना है ही नहीं। So the thing which is important is we have to focus on primary as well as the secondary source of pollution. We will have to focus, हमें secondary को भी देखना होगा। ओके। हमें कोई भी शहर हो, हमारा दिल्ली हो, मुंबई हो, पुणे हो, अहमदाबाद हो, कोई भी शहर हो, इवन पटना हो, क्योंकि पटना वटना भी आजकल बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड हो चुका है। इन सारे शहरों में प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए और उस बेसिस पे एक कॉमन एजेंडा बनाया जाना चाहिए, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड लोकल लेवल। तभी जाके इसका प्रॉपर सॉल्यूशन निकलेगा। क्योंकि कहाँ पे कौन सी प्रॉब्लम के चलते एयर क्वालिटी ज्यादा डिटोरिएट हो रही है, ये वहाँ के लोकल लोग ही बता पाएंगे, लोकल गवर्नमेंट ही बता पाएंगे। दैट्स व्हाई वी नीड टू फोकस ऑन बॉटम्स अप अप्रोच, नीचे से ऊपर तक हमें हर एक चीज को देखना होगा। ओके। अब ये सक्सीड कैसे हो सकता है, जो हमारा नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है, ये सक्सीड होगा प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन से। सारी जो एजेंसीज हैं उनको ब्यूरोक्रेटिक रेटेपिज्म वहां पे कम करना होगा। और क्या करना होगा, शेयर स्टैंडर्डाइज टेक्निकल इवेल्युएशन ऐसा हो कि मतलब अब बिहार में कोई इशू है एयर पॉल्यूशन का, तो तमिलनाडु भी उसकी मदद करे, असम भी उसकी मदद करे। ऐसा स्थिति होनी चाहिए। ठीक है। प्रायर बजटिंग होनी चाहिए, और बजट जो है वो लोकल गवर्नमेंट्स को भी दिया जाना चाहिए उसको। टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, मतलब एक टाइम बेस्ड अप्रोच में काम होना चाहिए। टेक्निकल विजिबिलिटी होनी चाहिए, मतलब टेक्नोलॉजिकल शेयरिंग होनी चाहिए। और क्या है कि रिगरस साइंटिफिक स्टडीज और स्ट्रेटेजिक फंडिंग इन्वेस्टमेंट्स आर नेसेसरी टू अचीव द गोल ऑफ क्लीन एयर। दैट्स व्हाट रिटन इन दिस आर्टिकल। ठीक है। ये मोस्टली मेंस पर्सपेक्टिव का है, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से आपको ये पूछा जा सकता है कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में है और इसका क्या कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो इस तरीके से आज की एनालिसिस हमारी ओवर होती है। आपको सेशन कैसा लगा ये आप फीडबैक में बताइएगा, और कोई डाउट हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे। साइनिंग आउट, ओजस शंकर।